अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में तकरीबन एक माह के वक्फे के बाद हाजिर हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौजूआत का आपसे तारुफ करवा दें। कल 5 फरवरी है और 5 फरवरी रवायती तौर पर पाकिस्तान में यकजहती का दिन मनाया जाता है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर जो है वो आज से कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ था। और इसके मुहर्रिक थे जमात इस्लामी के अमीर मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब। और उसके बाद ये एक रवायत बन गई, इस दिन छुट्टी भी हम करते हैं और कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाते हैं। ये इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि मकबूजा कश्मीर की जो आईनी हैसियत है उसके तब्दील हो जाने के बाद उसकी क्या हैसियत बचती है पाकिस्तान में, और कितने के जस्टिफाइड है हम कि अब भी हम कश्मीर का नाम लें, जबकि उसके हवाले से दीगर जो सरगर्मियां थी वो हम नहीं कर पाए। और कितना का हक हमने अदा किया है और कितना का नहीं अदा किया, और हम अपने बच्चों को अब मकबूजा कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के हवाले से क्या पढ़ाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज का पहला मौजू होगा हमारा अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की मीटिंग थी। और पीडीएम जो है वहां पे जो कुछ भी करना चाह रही थी, लेकिन इस नैले के ऊपर हुकूमत ने दहला इस तरह फेंका कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का मसौदा पेश कर दिया। अब 26वीं आईनी तरमीम का मसौदा जो है वो शो ऑफ हैंड के जरिए है। अब सरकार की समझ नहीं आ रही, एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, दूसरी तरफ आईनी तरमीम पेश कर दी है। ये हमें ये तो रखनी चाहिए कि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर होता है, या पार्लियामेंट के ममालिक जहां पे पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती होती है वहां पे स्टैंडिंग कमेटी के पास ये मसवदा जाता है और स्टैंडिंग कमेटी उसके पास तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेती है, फिर उसको ड्राफ्ट की शक्ल में, फाइनल शक्ल में फराहम करती है। तो जिस तरह की वारदातें करने के शौकीन है हजरत किबला फरोग नसीम साहब, लगता नहीं है कि ये उस तरह की किसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए आया हो। खासतौर पे कोरोना का सहारा लेकर खुद कोरोना के शिकार स्पीकर असेंबली ने जिस तरह तमाम पार्लिमानी पार्टियों तमाम पार्लिमानी कमेटियों के इजलास के ऊपर पाबंदी लगाई थी, तो इसलिए यह मुमकिन नहीं लगता कि ये किसी कमेटी के सामने पेश हुआ हो। और जिस तरह वो धमकियां लगा रहे थे कि जिसने बोलना है बोले, ऐसा नहीं बात तुम तैयार हो तो बोलो, नहीं तैयार तो ना बोलो, इस तरह की जो धमकियां लगा रहे थे वो उसके बाद लगता नहीं है कि ये हो। लेकिन आईनी तरमीम है, 2/3 मेजोरिटी हुकूमत को चाहिए होगी। तो अगर हम इन अ वे देखें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो शायद इसमें ही हो जाए। ये हमारा आज का पहला मौजू होगा। और दूसरा मौजू जो होगा वही पीडीएम क्या कर पाई। इस वक्त अगर हम देखें तो वो अपने इजलास के अंदर कुछ तय करने बैठी हुई थी, उससे क्या कुछ तय हो पाया, इन पे बात करेंगे। और फिर कुछ बात जो है वो इधर उधर की भी कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चले। और आज हमारे साथ मौजूद है खालिद फारूकी साहब, एडिटर हैं जी आप जंग ग्रुप में, और सीनियर सहाफी हैं, कॉलम निगार हैं, तजिया करते हैं, बड़ी मतीन और संजीदा राय होती है इनकी। और बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब। और उनके साथ मौजूद है हमदम दरीना जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजिया निगार हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। और फोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज भट्टी साहब, रेजिडेंट एडिटर हैं रोजनामा दिन इस्लामाबाद के, और ब्यूरो चीफ जो है वो दिन टीवी के भी हैं, और सीनियर सहाफियों में आपका शुमार होता है इस्लामाबाद के। तीनों साहब का बहुत शुक्रिया। मुमताज भट्टी साहब चूंकि इस्लामाबाद में है तो उनसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। भट्टी साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम पेश हुई है, मेरा कुछ गलत फहमियां हैं वो ये बताइएगा कि ये जो इसके अंदर क्या ये किसी कमेटी की तरफ से फाइनल होके आई है, या हुकूमत बराह रास्त फरोग नसीम साहब ने इसको बराह रास्त असम्बली में फरोग दे दिया है, और अब हुकूमत क्या करने जा रही है? अगर ये आईनी तरमीम पेश करनी थी तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों खे खाने गए हुए थे सर? देखिए रज़ा साहब, एक तो बात ये कि पार्लियामेंट जितनी बेतौकीर हुई एक पिछले अरसे में, अब उसको जो है मेरा ख्याल है कि इनका अंदाजा है कि कम हुई है, इसको मजीद किया जाए। और जब आप कानून साजी के अंदर जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं उनको बाईपास करेंगे और
जिस तरीके से आप ये सारा करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो अपोजिशन हो, मेरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये दिया जाता है मौका कि वो जो इस तरह की चीज़ करना चाहे वक्त ज़रूरत फैसिलिटेट किया जाता है। रह गई बात कि जी बिल्कुल लाइलम अपोजिशन थी, तो बिल्कुल लाइलम तो बिल्कुल नहीं थी। अब रह गई बात कि पार्लियामेंट से क्या बदला लिया जा रहा है, कौन सा बदला लिया जा रहा है, ये तो यही लोग बता। असूलन अगर देखा जाए तो पिछली जितनी कुछ अरसे के अंदर कानून साजी हुई है, सब में सिवाय पार्लियामेंट की बेतौकीरी के और जिसको हम कहते हैं जी वोट पावर और अवाम का मैंडेट, उसको पामाल किए जाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। अब रह गई बात, देखें सी पैक के हवाले से एक बिल आया, फिर ये जो तरमीम आई है, इसमें भी अपोजिशन ये कहती है और उन्होंने शोर शराबा भी किया है असेंबली के अंदर कि ये हमें एतमाद में नहीं लिया गया और हम नहीं होने देंगे, जिस पे शामुल कुरैशी और दीगर फवाद चौधरी वगैरह अपोजिशन अरकान के जो है वो मिन्नत समाजत भी करते रहे। लेकिन इसमें सबसे जो इस वक्त हाउस के कस्टोडियन हैं, सबसे आप कह लें कि उनका रोल मुतनाज़ा बना हुआ है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब का, और अपोजिशन की तरफ से भी उन्हें तनकीद का सामना है। वो पहले तो हाउस चलाने के लिए कोशिश करते थे कि दोनों को लेकर चलें, लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर जब से इमरान खान के साथ ऊपर तले उनकी 2-3 मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद उन्होंने वही टोन वही लेजा जो इमरान खान साहब मीडिया पे अपनाते हैं अपोजिशन के वाले से वही अपना रखा है। तो रिजवान साहब, ये जितने प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं कानून साजी के अंदर या पार्लियामेंट से कोई बिल पास करवाने के हवाले से, उनको बिल्कुल बाईपास किया जाता है। और जहाँ तक सवाल है फरोग नसीम साहब का, तो वो ना पहले कोई काम कर पा रहे थे, ना अब कर पा रहे हैं। बाबर अवान साहब जो हैं वो ऑपरेट करते हैं इमरान खान साहब की हिदायत पर, और उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं। इस सारी सूरत के अंदर एक तो पार्लियामेंट है, एक डिफेक्टो सिस्टम जो है सियासी निज़ाम जारी है, जो कि वोट बैंक की बजाय या अरकान पार्लियामेंट की वोटिंग की बजाय वो इसको बाला जो है वो चीज़ें करने का कायल है। अब ये तो सेनेट के इलेक्शन से पहले 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, और दूसरे तरफ आप वारदात डालते हैं। कानून साजी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिजवान रईस साहब कि उसको आप पहले अच्छे तरीके से पब्लिक करें, ताकि अगर मुख्तलिफ जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनके कोई रिजर्वेशन हैं तो वो भी सामने आ जाएं, उनका भी इनपुट आ जाए। ये नहीं है कि रातों रात वारदात डालें और कोई कानून मंजूर करवा के इस तरह जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है, इसका सिवाय नुकसान के और पार्लियामेंट की बेतौकीरी के और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। खालिद फारूकी साहब, देखिए इस वक्त आईनी तरमीम जो है, एक तो ये है कि इसका पास होना, और दूसरा शो इलेक्शन। और इन इलेक्शन का आपको अंदाजा है कि इसके अंदर के 1 से ज्यादा वोट होते हैं, और ये वो बॉक्स के अंदर वोट डाल के मामला हो ही नहीं सकता अगर ओपनली करना है आपने ना। तो फिर तो ये होगा कि जिस पार्टी के पास जितनी किसी भी असेंबली के अंदर अक्सरियत या अकलियत मौजूद है, वो बैठ के एक लिस्ट जारी कर देगी कि जनाब ये हमारे सेनेटर होंगे और ये हमारे सेनेटर होंगे और ये हमारे सेनेटर होंगे। क्या ख्याल है सर? रजी साहब, मैं दोनों बातों में मेरा थोड़ा सा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। बेसिकली ये कई दिन पहले से, जब ठीक है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उन्होंने हुकूमत ने वहां पे जाके कोशिश की और रेफरेंस दायर किया, और जो रेफरेंस का वहां पे जो हाल हुआ है, जो रिमार्क्स आए हैं आला अदलिया के, उसके बाद वहां से तो क्योंकि हुकूमत को तवक्को कम है, अब उन्होंने पार्लियामेंट का रास्ता चुना। और पार्लियामेंट में जाने से पहले कई दिन तक ये बात होती भी रही है, पब्लिकली इमरान खान ने भी कही और हुकूमती दूसरे जो लोग हैं वो भी कहते रहे हैं
असल तो जिम्मेदारी अब ये अपोजिशन की बनती है कि क्या वो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को लेने देते हैं। देखिए ना, जब आप आदादो शुमार पे जाते हैं तो कौमी असेंबली में कोई बड़ी अक्सरियत नहीं है, चंद वोटों से हुकूमत खड़ी है। इसी तरह से सेनेट में, आप सेनेट का भी आपको पता है कि वहां अक्सरियत किसकी है। तो जब वहां पीटीआई अकलियत में है, यहां कोई बड़ी अक्सरियत नहीं है, तो हुकूमत कैसे मंजूर करवा सकती है ये आईनी तरमीम। सही। अगर उनको कहीं से कोई उम्मीद हुई है, या तो फिर वो किसी बहुत बड़ी गलत फहमी में है, या उन्हें कोई उम्मीद है, या उन्हें यह ख्याल है कि अपोजिशन में दरार है और वो ये समझते हैं, और फिर ये देखना है कि इस पे वोटिंग होती है, फिर अभी ये देखना है कि कहीं पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है, क्या तरीकाकार इख्तियार करती है हुकूमत। अच्छा, आज ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें गैर आईनी काम कुछ नहीं हो रहा, गैर कानूनी काम कुछ नहीं हो रहा, गैर पार्लिमानी काम कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पार्लियामेंट के थ्रू हो रहा है ना, मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। ये आपकी बात ठीक है कि पहले कमेटी के पास जाना चाहिए, वहां इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, लेकिन हुकूमतें करती हैं, ऐसा भी करती हैं, हमारे मुख्तलिफ हुकूमतें करती रही हैं। असल चीज ये है कि अपोजिशन इसको रोकती कैसे है। अगर तो अपोजिशन में इत्तेहाद है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो फिर ये अपोजिशन जो है वो हुकूमत को कहां कहां फेस करने की पोजीशन में होगी। अव्वल तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आईनी तरमीम करने में कामयाब हों। जैसे इमरान खान कहते हैं कि जी मेरा मकसद कौम के सामने ये बताना है कि इन्होंने मिसाक जमहूरियत में ये तय किया हुआ है कि हम ओपन बैलेट के जरिए, शो ऑफ हैंड के जरिए, यानी कि मकसद ये कि हॉर्स ट्रेडिंग से बचने का कोई रास्ता। लेकिन यहां प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की सियासत की कि यहां वजीर आजम पाकिस्तान जो कि इक्तदार में है और इक्तदार इंजॉय कर रहे हैं, भरपूर सपोर्ट के साथ इंजॉय कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं कि अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करेगी। भाई अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग अगर कर सकती होती तो वो सेनेट के इलेक्शन में कर लेती, जब बजरानी साहब जो थे, क्या नाम है उनका, संजरानी साहब जो हैं, वो चेयरमैन सेनेट बने थे। तो मसला ये है कि इन चीजों की समझनी बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि जिस ग्रुप की, जिन अपोजिशन पार्टियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस अपोजिशन की हुकूमत की इस मूव का मुकाबला कैसे करते हैं, वहां देखना है कि क्या पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI और दूसरी जमातें जो हैं ये एक जगह पे सेम पेज पर हैं और वो समझते हैं कि वो अपोजिशन हुकूमत की इस मूव को नाकाम बना देंगे। अगर अपोजिशन में इत्तेहाद हुआ तो ये किसी तरह से भी कामयाब नहीं हो सकेगी। अच्छा, इस वक्त भट्टी साहब, इस वक्त ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि PMLN जो है वो इसके ऊपर हुकूमत के साथ बैठने में राजी है और उसके शायद कोई राब्ते भी हैं और वो इस आईनी तरमीम के ऊपर हुकूमत को बेल आउट कर देगी। आपके पास क्या इत्तलात है सर? भाई साहब, ऐसा तो बज़ाहिर तो नहीं है। बात यह है कि मेरी 3-4 सीनियर पार्टी रहनुमाओं से बात हुई है, उनका यह कहना था कि हमारी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं, बदस्तूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बात यह है कि इसमें असल बात यह रही साहब कि हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस आईनी तरमीम की, कि हमारे पे क्या सियासत के अंदर हमारे पे इतनी बात-ए-एतमादी या बेएतमादी क्यों है। क्या हम अपने जो हमारे मेंबरान कौमी असम्बली हैं या मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, क्या उनको इतना एतमाद नहीं है कि वो उनको वोट देंगे, यानी अपनी जमात के लोगों को वोट देंगे? क्यों शो ऑफ हैंड का ये तो काम देखें ना, आप देख लें 47 से जब पहला हमारा आइन आया 1952-53 में या 55 में के करीब, तो उसके बाद से ये काम चल रहा है। या तो ये उस वक्त खत्म करते, या माजी में जब जिन लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी रही है, 2/3 अक्सरियत रही है, उनको चाहिए था 2/3 अक्सरियत के साथ इसको उड़ा देते, इन्होंने नहीं उड़ाया। अब तो हुकूमत के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। हुकूमत अगर ये कर रही, जिस तरह FATF का बिल मंजूर करा लिया था उन्होंने, कानून साजी हुई, पता ही नहीं चला कि काउंटिंग में क्या हुआ। मुमकिन है कि हुकूमत के ज़हन में ये हो कि हम अगर ये फीलर फेंकेंगे या एक पत्ता फेंकें तो ये सारे फंस जाएंगे उसमें। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि उसमें ना तो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इनके दाम में आने को तैयार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही दरमियान में खेल रही है, कभी थोड़ा सा दाएं हो जाती है, कभी थोड़ा सा बाएं चली जाती है, उसकी हुकूमत है। मामला सिर्फ आना है PMLN के ऊपर, और जाहिर है जो PDM की दीगर जमातें हैं जिनकी पार्लियामेंट के अंदर उस हिसाब से उनकी नुमाइंदगी नहीं है जिस तरह इन दो बड़ी जमातों की है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो आपने सवाल किया है उसमें यह है कि उनके राब्ते तो कभी भी खत्म नहीं हुए हुकूमत से या हुकूमत के चाहने वालों से, उनके हमेशा से राब्ते रहे हैं। उनमें कुछ थोड़े से कभी
दरारें आ जाती हैं, कभी थोड़े से फासले बढ़ जाते हैं ट्रेन की पटरी की तरह, और कभी जो है ट्रेन की पटरी जहां पे क्रॉसिंग होती है वो क्रॉस पे आ जाते हैं कि जी अगर क्रॉस मारना है तो मार लें, नहीं मारना तो सीधा फिर चल पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी तकरीबन पीडीएम के साथ जो है ना अभी बहुत सारी पीछे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए उनके, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कभी भी इस स्टेज पर नहीं जाएगी, चूंकि देखिए उनकी तमाम लीडरशिप तो दो अंदर हैं बाकी बाहर हैं, मरियम नवाज सिर्फ रह गई हैं, बाकी ख्वाजा आसिफ भी जो एक्टिंग अपोजिशन लीडर थे वो भी अंदर उन्होंने कर दिया हुकूमत ने किसी न किसी केस में। उनका सिर्फ ये है कि वो वक्ती तौर पर किसी तरह अपने जो रहनुमा हैं उनके लिए कुछ अगर रिलीफ मिल सकता है तो वो लें जरूर, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पार्टी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पार्टी लीडरशिप, वो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वैलिड हैं। अगर आपको अपने लोग जो आपके इलेक्ट हुए हैं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई है कि इस आईनी तरमीम को इस स्टेज पे देखें, हुकूमत का एक बड़ा अच्छा वतीरा है कि जब कभी गवर्नमेंट के मुश्किल में फंसती है ना, अभी देखें कि पिछले दिनों महंगाई दोबारा हुई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है इन्होंने एक माह में, दूसरी दफा 8 रुपए 31 पैसे एक माह के अंदर कीमत बढ़ गई फी लीटर, तो अवाम थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। अवाम की तवज्जो उठाने के लिए हुकूमत कोई ना कोई ऐसा काम करती है, उनके वज़रा ऐसा काम करते हैं कि कोई ना कोई चीज ऐसी शुद्धनी छोड़ देते हैं या शुरली छोड़ देंगे एकदम कि जी हम तो ये कर रहे हैं। अब उसमें सिर्फ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एहसन इकबाल साहब जो हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुई, उनको अंदर भी वो बोले, बाहर भी आके उन्होंने ये बताया कि राब्ते कभी नहीं टूटते, पीटीआई के जो राब्ते थे मुस्लिम लीग नवाज से कभी नहीं टूटे, इन दोनों जमातों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं टूटे, इन तीनों जमातों के जेयूआई फे से नहीं टूटे, चूंकि इन्होंने पार्लियामेंट में बैठना है, इनकी नुमाइंदगी है, कैसे राब्ते टूटेंगे? राब्ते इनके हैं, लेकिन इन सब के मंशूर अलग अलग हैं। हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इसमें कोई ऐसी चीज नजर ना आ रही हो इस आईनी तरमीम में या राब्ते बेहतर करने में, तो वो जितने राब्ते उनके हैं 1% 20%, 30%, 40%, वो उससे आगे ना बढ़े। डेफिनेटली हुकूमत के लिए इस आईनी तरमीम को मंजूर कराना वो जुए शीर लाने के बराबर होगा, ये मुमकिन नहीं है फौरी तौर पे, क्योंकि 2/3 अक्सरियत कहां से लाएंगे? अब उनका अगर ये कहना है जी कि हमने एक पत्ता फेंका है, हम इनकी देखें क्रेडिबिलिटी चेक कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये बार बार वज़ीर-ए-आज़म साहब भी ये खिताब करते हैं, वज़रा भी यही करते हैं जी कि ये लोग नहीं चाहते। बात यह है कि आप पहले अपने अंदर, अपने गिरेबान के अंदर जो है ना एतमाद पैदा करें। तमाम जमातों के लिए ये है कि अपने बंदों को देखें कि वो क्यों इस तरह करते हैं। अगर आपको एतमाद है तो इस तरह की आईनी तरमीम, हाँ आईनी तरमीम लानी है, जरूर लाएं, महंगाई के खिलाफ लाएं, आईनी तरमीम लाएं, तालीम की इमरजेंसी पे लाएं, आईनी तरमीम लाएं जो कब्जा ग्रुप्स हैं, आईनी तरमीम लाएं नौकरियों पे लाएं, आईनी तरमीम लाएं घरों पे लाएं। ये आईनी तरमीम ला के ये मेरा तो फायदा, आम आदमी का तो रईस साहब इसमें कोई फायदा नहीं है। मैं राब्ते जितने मर्जी मेरी दोस्ती हो, जितनी मर्जी मेरे दोस्ती यारी हो मुस्लिम लीग नवाज से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पीटीआई के अंदर, मुझे तो कोई फायदा नहीं है इसका। मुझे फायदा तभी होगा जब मैं एक किसी प्लेटफॉर्म पे हूंगा और मैं ये कहूंगा जी कि हाँ जी ये मेरी जमात है या ये मेरे लोग हैं, ये अवाम की हुकूमत है। हुकूमत तो अपने आप को बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है कि हम किसी तरह अक्सरियत हासिल कर लें ताकि हम मुस्तकबिल में जो तरमीम हो, जो आइन की उसमें कानूनी तरमीम हो और जो शिकें हो हम वो मंजूर करा लें ताकि सेनेट में मसला ना हो। अदरवाइज हुकूमत का इसके पीछे अवाम का मसला हल करने वाला कोई काम नहीं है। लेकिन मेरा एक और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मेरा अपना ये ख्याल है कि केपी में और बलोचिस्तान में यहां पे शायद इमरान खान को ये खदशा है कि उनकी पार्टी के अरकान माजी की तरह पार्टी के लोगों को वोट नहीं देंगे। इस तरह के किसी खदशे को वो ये देखने के लिए कि उसको कैसे रोका जा सकता है, जैसे पहले वो शिकायत भी कर चुके हैं, शिकवा भी कर चुके हैं, अब ये मेरा ख्याल है कि उन्हें ज्यादा शायद इस बात का कुछ खौफ है, बल्कि खदशा नहीं खौफ है कि उनकी पार्टी के अरकान जो हैं शायद वो कहीं वोट जो है उनके स्लिप ना हो जाए। ये वजह है ज्यादा जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि ओपन बैलेट के जरिए ये सारी वोटिंग का प्रोसेस तय किया जाए। तो आप फारूकी साहब ऑन अ लाइटर नोट, तो आप परवेज खटक की जो धमकी है उसको भी इसी पर्सपेक्टिव में देखिए। वो जो परवेज खटक साहब ने धमकी दी वो बाद में वजाहतें उन्होंने की, लेकिन जो बात वो कहना चाहते थे, जो मैसेज वो देना चाहते थे, पिछले 2.5 साल में जिस तरह परवेज खटक को साइडलाइन किया गया, वो बंदा जिसने पहले 5 साल तो इस हुकूमत के दौर से पहले 5 साल में तो कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जो एक बंदा जो अपनी पार्टी को वहां बिल्ड कर रहा था, बेहतर कर रहा था, उसको जिस तरह से साइडलाइन किया गया और जो उस पर अब भी एक रहता है समझे नैब का या कुछ इदारों का ऐसा खौफ जो रहता है, तो वो बोल पड़ा।
जब वो बोल पड़ा है तो अब वो अल्फाज वापस लेना जितना भी जिस तरह भी कर ले, मेरे ख्याल के मुताबिक अल्फाज वापस लेने से वो चीज नहीं बनती। सारी बात अगरचे उन्होंने अपने भाई के पैराए में की जिसके साथ उनके वहां इख्तलाफात हैं, बाद में उसको उससे कवर किया, लेकिन बेसिकली वो जो उनका भी एक गुबार है उन्होंने वो निकाला है। बिल्कुल ठीक है, चलिए अब हमारे साथ ही रहिएगा और भट्टी साहब की तरफ भी हम जाएंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल हम वक्फे की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्राम में इस वक्त वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज पीडीएम का सरबराही इजलास था इस्लामाबाद के अंदर, और मरियम नवाज शरीफ जब लाहौर से रवाना हुई तो उन्होंने भी कुछ कल जो थे उस हवाले से मीडिया को कुछ बयानात वगैरह जारी किए। लेकिन इजलास के अंदर क्या हुआ है, भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। असलान भट्टी साहब इस्लामाबाद हमारे ब्यूरो चीफ सीनियर साफी हमारे साथ मौजूद है। मुमताज भट्टी साहब, एक तो खबर होती है कि इजलास अभी जारी होता है, जो जारी हो जाती है और उस पे प्रोग्राम भी हो जाते हैं, लेकिन एक असल खबर होती है कि अंदर हुआ क्या है। तो जरा बताएं, ये असल और नकल दोनों खबरें हमें बताएं सर। देखिए रज़ा साहब, एक तो ये बात तय है कि ये जो ड्रामा करते थे कि जी वो खबरें चलवाई जाती हैं और अंदर वो बात होती नहीं, जो बाहर मीडिया पे आ जाती है। आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ सारी वो बातें जो मीडिया पे आती रही हैं वो साबित हुई हैं। मिसाल के तौर पे मीडिया ने ये खबर चलाई कि पीपल्स पार्टी रिजाइन नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी रिजाइन नहीं कर रही। मीडिया ने ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी इनके साथ धरने में शामिल नहीं होगी, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो धरने में शामिल नहीं होंगे। असेंबली सिंध असेंबली के बारे में मीडिया ने कहा कि ये नहीं तोड़ेंगे, तो उन्होंने नहीं तोड़ी। और बात इससे आगे निकल गई कि पर्सनल तल्कात जो है वो भी मुतासर हुए फजलुर रहमान साहब के और आसिफ अली जरदारी के, और ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और अब ये धीरे धीरे एक दूसरे के गिले शिकवे जो है वो करते पाए जाते हैं निजी महफिलों के अंदर। देखिए पीडीएम के अंदर से क्या निकलना है, एक टेम्पो होता है। अपोजिशन जमातें जब इस तरह से सर जोड़ के शुरू हुई थी तो लगता था कि बिल आकर ये किसी न किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये साबित हुआ कि इन्होंने अपने अपने मफादात के लिए, देखिए जो आसिफ अली जरदारी के केस मुंतकली है, सिंध में केसों की मुंतकली है, वो केस लग गया। इसी तरह बलोच को जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें ऊपर तले हुई हैं जिससे साफ जाहिर है कि नजर आता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी और एजेंडे पे काम कर रही है। और अब तो खुद मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने इकट्ठे खड़े होकर कह दिया है कि उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जंग नहीं है। तो देखिए बात शुरू कहाँ से हुई थी, गुजरावाला जलसे में जब नाम लिए गए थे, और करते करते ख़त्म कहाँ पे हुई कि वो कहते हैं कि वो एक सियासी जलसा था, तो उसमें जब वो डील हो गई तो पहले नारे मुर्दाबाद के लग रहे थे, बाद में कहते हैं नवी खबर आई है, फजलुर रहमान झड़प आई है। तो आप देखिए बेसिकली ये सारे लोग पब्लिक के अंदर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है बुरी तरह एक्सपोज हुई है। प्राइम मिनिस्टर चाहे खिताब देखें, एक खिताब उन्होंने किया, उससे क्या हासिल हुआ, नेगेटिविटी, उल्टा जो है वो उनकी रही से जो कसर थी पब्लिक के अंदर वो भी निकल गई। वजह क्योंकि जब आपके पास कोई सॉलिड चीज नहीं होती अपने आवाम को देने के लिए, बेचने के लिए कोई आपके पास फार्मूला नहीं है, कोई होप नहीं है, तो आप बैठ के कौम से खिताब करने और अपनी कुम चटवा के जो है वो आगे पीछे हो गए। यही हालत जो है वो इनकी है कि पब्लिक में जाके क्या कहें। साफ जाहिर है कि जो कुछ अब तक कहते रहे वो नहीं किया अपोजिशन ने, और बैक डोर से बातचीत भी जारी रखी और छोटी छोटी मुराद भी लेते रहे केसेस की और दूसरी तीसरी। तो आप देखें बेसिकली ये जो बुनियादी वजह है अवाम की बेदिली की, और बेदिली के नतीजे में अच्छा ये इस पे दोनों खुश हैं, हुकूमत भी अपोजिशन भी, कि भाई एक दूसरे को टीवी के ऊपर जो मर्जी कह लो, रियल थ्रेट ये एक दूसरे के लिए नहीं है। फैक्चुअली
ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि रियासत का और जो आम आदमी का डिस्कनेक्ट है वो पॉलिटिशियंस ने जोड़ना होता है और ये उसको बढ़ा रहे हैं। इसमें कई और फैक्टर भी हैं, लेकिन बार का मेन फैक्टर ये हैं कि उस डिस्कनेक्ट को इन्होंने बढ़ाया है। मैं पहले कहा करता था कि डरे उस वक्त से कि लोग जो है वो लापरवाह हो जाए रियासत के मामलात के हवाले से और डिस्कनेक्ट पैदा हो। ये डिस्कनेक्ट बड़ा ख़तरनाक होता है और ये आपको धकेलता है एक ऐसी सिमत में जहाँ बड़ा नुकसान आपका मुंतज़िर होता है। लेकिन लीडरशिप और जो विजडम है उसका फुकदान है, ये अपने अपने वो कह रहे अपने अपने दाव पे हैं। किस वक्त इनका हाथ पड़े, कोई पैर से इशारा आ जाए, कोई जो है वो अंदर से टूट फूट हो जाए। गवर्नमेंट भी इसी चक्कर में है कि वो अपोजिशन को रुकेत दे जो ही उसका हाथ पड़े, और ये इस चक्कर में कि इनको गिराया जाए। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। अगेन मैं यही बात कह रहा हूँ कि दरअसल जो थ्रेट्स हैं वो कुछ और नौयत के हैं। अफगानिस्तान में आपने कल से देखा 2 दिन के अंदर जो है वो 7 जगहों पे हमले हुए, ब्लास्ट हुए और लोग मारे गए। फिर पाकिस्तान के अंदर घुसने की वहाँ से दहशतगर्दों ने कोशिश की, जिसके जवाब में जो है वो पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ये रियल पोटेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए। ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, जो मैं बात तुम फिर आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप गौर करें तो आप रेलेवेंट हो नहीं गए। आप किसी से बात करें तो अपनी जात की बात करता है कि गैस के बिल बढ़ गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, ठीक है। वो किसी को आप माइक लेके निकलते, किसी को इशू में बात नहीं करता कुछ, वो अपनी जात का रोना लेके बैठता। रेलेवेंट हो गए है ना। देखिए रज़ा, तो मुझसे सवाल किया आपने। जी जी, मैंने आपसे किया जी। देखिए असल मसला ये है कि जो इस वक्त हो रहा है, इसकी बड़ी कम मिसाल मिलती है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। इन्होंने तमाम इदारों का भार और भरम जो है वो ख़त्म किया है। इनकी नालायकी ने, इनकी आपस की चपकलिश ने, एक दूसरे की दुश्मनी और इंतकाम में जो अंधापन है उसने बहुत सारे इदारों को बशमूल वो इदारे जो इंसाफ फराहम करते हैं उनको एक ऐसी डगर पे ला खड़ा किया है जहाँ पे न पाए रफ्तर न जाए मानंद। मुझे बताएं नैब के पल्ले क्या बचा? मुझे बताएं और बहुत सारे इदारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसके पल्ले इस वक्त क्या है और क्या बातें हो रही हैं। ये बातें कभी पहले आपने इस तरह से सुनी हो तो मुझे बताएं। तो देखिए बेसिक नालायकी और विजनलेसनेस इनकी है, गवर्नमेंट की और अपोजिशन की। दोनों पब्लिक को एड्रेस नहीं कर पा रहे और पब्लिक जो है वो उसका डिस्कनेक्ट अपनी रियासत से बढ़ रहा है। कि ये जो दरमियान में चेन होती है पॉलिटिकल लीडरशिप या बाकी जो इंतजाम चलाने वाले होते हैं, ये खुद जो है वो लेम डक हो चुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, लेम डक हो चुके हैं। खालिद फारूकी साहब की तरफ चलते हैं। खालिद फारूकी साहब, पीडीएम के बारे में सबसे पहली खबर तो ये है कि फिर बच गई, टूटने से बच गई, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ है उस हवाले से जो अभी तक मीडिया पे आया होगा, यकीनन आप देख रहे होंगे। मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पे नहीं देख पा रहा, तो एक तो थोड़ी सी वो रहनुमाई करें तो क्या बेहतर कर सकते थे पीडीएम के लोग। और खासतौर पे अब तो चैलेंज भी सामने खड़ा है ना 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल के अंदर। यहाँ पे डू और डाई का हो जाएगा अपोजिशन का सारा। अगर वो अपने आप को इकट्ठा रख पाए तो ये तरमीम रोक लेंगे, अगर नहीं रख पाए तो नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसे में पीडीएम के इस इजलास को आप कैसे देखते हैं? देखिए रज़ी साहब, किसी भी हुकूमत के खिलाफ जब कोई तहरीक शुरू होती है या कोई पार्टियों का अलायंस बनता है, बाज़ औक़ात होता है कोई एक सिंगल पार्टी अपनी एक तहरीक चला रही होती है, जैसे ज़िया-उल हक़ के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक थी। लेकिन जब सियासी जमातें मिलकर तहरीक चलाती हैं तो उनमें इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। हुकूमतों के अंदर मौजूद जो लीडरशिप होती है वो इख्तलाफात का शिकार हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ, जैसे अभी अरसलान भट्टी कह रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इनके अलग अलग मंशूर हैं। ये पार्टियां अपने तरीक़ाकार में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन तीनों पार्टियों के। इन 3 पार्टियों ने जितनी पार्टियां इत्तेहाद की हैं
और मेजर पार्टियां, क्योंकि तीन हम समझते हैं, 3 या 4 जो पार्टीज हैं, इसमें नंबर 1 ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ क्या तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्या लॉन्ग मार्च किया जाए, क्या इस्तीफे दिए जाए। अब 3 रास्ते जो थे उसमें मेरे अपने ख्याल के मुताबिक, जिसका बाद में दोनों पार्टियों ने, फजलुर रहमान साहब ने भी और नून लीग ने भी एतराफ किया कि जो रास्ता पीपल्स पार्टी का था वो ज्यादा दुरुस्त था, वो था असेंबली से इस्तीफे ना देने का। कहा गया कि आप सिंध हुकूमत के लालच में इस्तीफे नहीं दे रहे, लेकिन उसके बाद जब अब जमा तफरीक करते हैं तो यह पता चलता है कि सेनेट के अंदर भी अगर अपोजिशन जमातें अपनी एक कलेक्टिव एफर्ट करें तो उसमें वो अभी भी 51 सीट्स ले सकती हैं। तो इसका मतलब है हुकूमत अक्सरियत में नहीं होगी। अच्छा, अब इसीलिए मजबूर या अपनी कायल होके तमाम पार्टियों ने सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि अदम एतमाद करना है या लॉन्ग मार्च करना है। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की बात कर रही है। अब इस पे अदम एतमाद पे कुछ रिजर्वेशन है JUI फे को और नून लीग में भी है कि वो कामयाब हो सकती है कि नहीं हो सकती। मुझे उसके इम्कान बड़े कम नजर आते हैं, लेकिन ये एक तरीकाकार है कि आप अदम एतमाद लेके आए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है स्ट्रगल का, उसको आप जारी रखें। मैं इसी पे बिलीव करता हूं और मैं पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को किसी ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए जो मुल्क को गैर सियासी कर दे, उससे और गैर पार्लिमानी कर दे, उससे बचाने की, गैर सियासी का मतलब कुछ और हो जाता है कि आप टोटली मुल्क से सियासी एलिमेंट को आप साइड पे कर दें। गैर पार्लिमानी का मतलब यह है कि आप मौजूदा पार्लियामेंट की जगह पे नॉन इलेक्टेड सिविलियन लोग ही सही, कोई और लोग निगरानी के नाम पे आ जाएं। तो पीपल्स पार्टी इस दोनों चीजों पे यकीन नहीं रखती और अच्छी बात है, पॉलिटिकल विजडम यही कहती है। तो इस चीज से जरूर बचना चाहिए। अब आ जाता है लॉन्ग मार्च का इशू। मेरे ख्याल के मुताबिक तीनों चीजें एक तरतीब के साथ होंगी। अदम एतमाद की कोशिश भी होगी, वो फेल भी हो सकती है। लॉन्ग मार्च की कोशिश होगी, उसकी भी कामयाबी के कुछ 100% इम्कानात नहीं है। इस्तीफे एक आखिरी ऑप्शन है। उन इस्तीफों में तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या तमाम इत्तेहाद में शामिल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस ऑप्शन की तरफ फिर आखिर में चली जाएंगी। ये जब तक वो उस ऑप्शन की तरफ जाती है, ये इनमें रहेगी एक अंदरूनी एक समझे कि इख्तलाफ राय का इजहार कहीं ज्यादा कहीं कम होता रहेगा। जैसे हमारे खाकान अब्बासी साहब ने, शायद खाकान अब्बासी ने कह दिया कि पीपल्स पार्टी को यह फैसला करना पड़ेगा। हो सकता है उन्होंने किसी खास पस मंजर को के मुताबिक ये बात कही हो, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इत्तेहाद से अभी नहीं निकलेगी। मेरा ख्याल ये है कि कोई नहीं निकलेगी। हाँ, कल को जाके कहीं किसी खास जाती नौइयत के इख्तलाफात ना शुरू हो जाए। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज से हम कुछ अर्सा पहले के अगर प्रोग्राम कुछ जो जब PDM बना था उनको याद करें, जब धरना हुआ था तब उसको याद करें। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को फॉलो नहीं करेंगे। फजलुर रहमान साहब इस इत्तेहाद में एक डिक्टेटर की तरह अपनी बात मनवाना चाहते रहे हैं। उनका जो इमरान खान के खिलाफ जो उनका एक है जो मौकफ है, उसमें जितनी मर्जी सख्ती सही, लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि फजलुर रहमान जो चंद सीटें रखते हैं और फिर देखिए ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। फजलुर रहमान मजहबी सियासी जमात हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यह कहता है कि दुनिया के सामने आपने अपना जो फेस दिखाना है उसमें मजहबी एलिमेंट की जो एक लाइकिंग है वो बड़ी कम है। आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। अमेरिका में अगर जो बाइडन आ जाता है तो जो बाइडन के सामने आप क्या बताएंगे कि हमारा हुकूमत के मुखालिफ इत्तेहाद जो है उसके फजलुर रहमान सरबराह हैं, तो फजलुर रहमान साहब को भी वो तालिबान की ही एक कड़ी समझते हैं, बेशक उनकी आपस में मुखालफत रही हो। लेकिन पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप की क़यादत नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अवाम भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, पार्लियामान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की फिलॉसफी इससे मुख्तलिफ है। आपको याद होना चाहिए कि 90 में बेनजीर भुट्टो ने 88 में इत्तेहाद किया था तहरीक नवाज़ फिका जाफरिया से। 90 के बाद पीपल्स पार्टी मजहबी जमातों के साथ अलायंस में कभी नहीं गई। फिर फजलुर रहमान साहब के ताल्लुकात आसिफ जरदारी से यकीनी तौर पर माजी में अच्छे रहे, लेकिन हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि सिंध में JUIF जो है पीपल्स पार्टी के लिए एक चैलेंज के तौर पे उभर रही है। वहां पे वो इत्तेहाद बना लेते हैं GDA से, जो PTI का इत्तेहादी है। वहां सोमरो साहब उनके लीडर हैं। वो लाड़काना में जिस तरह की स्पीचेस हमने देखी हैं और पिछले इलेक्शन में हमने सुनी थी, वो वहां पे उनकी एक रिफ्ट है। फजलुर रहमान वहां पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं गए, फोरम पे नहीं गए,
ताकि वो तासुर एक जो एंटी पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है उसको वो कैश करवाते रहे। के भी तो इलेक्शन अलाई रहे हैं ना एक दौर के अंदर। नहीं, वो बिल्कुल रहे हैं, लेकिन मैं आज की सियासत की अगर बात करूं तो इसमें ये एक सियासी इत्तेहाद का हिस्सा तो फजलुर रहमान हो सकते हैं, उसके सरबराह भी उनको उन्होंने बना दिया। लेकिन जो फजलुर रहमान की शिकायत थी वो दुरुस्त है कि मरियम और बिलावल ये फैसले खुद कर रहे हैं और इन दोनों पार्टियों को अपने फैसले खुद ही करने चाहिए। इत्तेहाद में रहते हुए ये मुमकिन नहीं है कि फजलुर रहमान इन जमातों को अपने कहने पे चला सकें, और ये क्योंकि फजलुर रहमान के पास पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में मौलाना फजलुर रहमान लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और मुत्तहिदा अपोजिशन के अंडर PML-N भी थी और पीपल्स पार्टी भी थी और मौलाना फजलुर रहमान लीडर ऑफ अपोजिशन थे। आपके देखिए, आपको यह भी पता है ना कि परवेज मुशर्रफ के दौर में किस तरह की अपोजिशन थी ये, जो फजलुर रहमान साहब करते रहे, हुकूमत भी इंजॉय करते रहे। लेकिन नहीं, मैं आपको ये बताऊं, आप ये बात समझ लें कि देखिए हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। मौजूदा दौर में पॉलिटिकल लीडरशिप की क़यादत, मैंने आपको ये बताया, मेरा ये मानना है, मेरा ये ख्याल है कि कभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी क़यादत किसी मजहबी शख्सियत के हवाले नहीं करेगी, दुनिया को वो फेस अपना नहीं दिखाएगी। कल को इमरान खान कहेंगे कि ये तालिबान के हामी जो लोग हैं ये बैठे हुए हैं, ये मेरी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। तो आपको जब भी किसी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना होती है उसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स सारे देखना पड़ते हैं। यह मुमकिन नहीं है कि आप किसी ऐसी तहरीक के लिए जो आप पाकिस्तान में रहते हुए चलाएं, आपको इंटरनेशनल रायनामा जो है उसको साथ हमवार ना करना पड़े। अगर आप कबल वक्त किसी हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं, ठीक है, कल को फजलुर रहमान वोट लेके आ जाएं, पूरे पाकिस्तान से जीत के आ जाएं, तो उसके साथ जो बाइडेन भी मुज़ाकरात करेगा, बुश भी करेगा, ओबामा भी करेगा और ट्रंप भी करेगा। लेकिन अपोजिशन की किसी तहरीक को, ऐसी तहरीक को जिसमें मजहबी कुव्वतें जो हैं वो सरबराही कर रही हों, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट या वहां पे पजीराई नहीं मिलती। सो इसलिए मेरा अपना यह ख्याल है कि ये पार्टियां जो हैं जिस तरीके से चल रही हैं वो एक अदम एतमाद के रास्ते पे चलेगी। ये बहुत मुनासिब रास्ता है। फिर वो लॉन्ग मार्च अगर करते हैं तो लॉन्ग मार्च में यकीनी तौर पे अगर इसको कामयाब बनाना है तो पॉलिटिकल वर्कर ही ज्यादा होंगे। ये तासुर भी हमारे सामने से गलत हो गया कि किसी भी धरने में ये जो जलसे अब हुए हैं, अगर फजलुर रहमान साहब के पास इतनी बड़ी अक्सरियत होती तो वो ये लोगों को लेके आते, इन जलसों में शामिल करवाते। लाहौर का जलसा जब फेलियर हुआ तो उसकी एक रीजन ये थी कि इन अपोजिशन जमातों ने, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून ने यह समझा था कि फजलुर रहमान के फॉलोवर आएंगे जलसे में, कहां गए वो लोग। तो इस तरह ये चीजें जो है ये तब्दील हो रही है, लेकिन अपोजिशन की तहरीक जारी है। ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है। मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत पर एक प्रेशर जो है वो रहना चाहिए ताकि वो मनमानी जब कोई भी हुकूमत करना चाहती है उसमें से उसको रोक सके। फिर तीसरी बात यह है कि एक गुंजाइश पैदा करना थी। देखिए एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आज फजलुर रहमान जब 3-4 महीने के बाद, और नवाज शरीफ अब खामोश हो गए और फजलुर रहमान अब उस जगह पे आए हैं जहां उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो लैंग्वेज थी उसको चेंज कर लिया और उन्होंने कहा हमारी इनसे जंग नहीं है, हमारी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे शिकवे शिकायत है और शिकवे हमेशा अपनों से होते हैं। तो ये बात पीपल्स पार्टी भी पहले ये यहां तक नहीं गई थी। फजलुर रहमान अलबत्ता ये है कि वो अब वहां तक चले गए हैं। सो ये चीजें हैं। बाकी इनका ट्रस्ट डेफिसिट भी है, उसको किस तरह से ये कम करने में कामयाब होते हैं ये देखेंगे। चलिए हम चलते हैं अभी मुमताज भट्टी साहब की तरफ। हेलो, हम अरसलान भट्टी साहब की तरफ। अरसलान भट्टी साहब, ये पीडीएम की मीटिंग को आप कैसे देखते हैं सर, आज जो रही, और खास तौर पे उसमें जो अपोजिशन का एक मुश्तरका लाया अमल वजूद में आना था, और जो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर से रवानगी के वक्त जो बात कही थी कि जनाब इस्तीफे भी वहीं पे हैं और लॉन्ग मार्च भी वहीं पे है, तो क्या उसकी गूंज इजलास के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन छिन के आई है आपके पास, कोई सुनाई दी वहां पे? साहब देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, देखें पीडीएम हो या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी बड़ी जमात हो, सियासी जमात, जब उनके इस तरह की मीटिंग होती है या अलायंस होती है, उसमें से कुछ खबरें ऐसी हैं जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे, फारूकी साहब ने भी निशानदेही की, वो खुद चलवाते हैं कि जी अब ये फीलर पता फेंके, देखें हुकूमत इस पर क्या जवाब देती है। तो इस इजलास का भी यही मामला हुआ है कि उन्होंने कुछ फीलर छोड़े हैं, कुछ पे उन्होंने परहेज कर लिया है, कुछ पीछे रख लिए हैं।
मामला सिर्फ इतना है कि जो 3 बातें हैं, इस्तीफे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और उसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च है, उसके वक्त का तयन जो है उसके ऊपर कुछ इख्तलाफात हैं कि जी पहले कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाह रहे हैं कि डू और डाई, वी शुड फिनिश इट, वो कि एक दफा एक बजुम्बश कलम जो है वो कहते जी खत्म करें सारी चीजों को, क्योंकि उनके पास खोने को है कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इसको जो इस्तीफे वाली बात है ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, और इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज भी ये कह रही है कि आखिरी ऑप्शन ये रखें, पहले बाकी 2 ऑप्शंस पे ऊपर गौर करें। इसके ऊपर कुछ जो है तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ इबहाम भी पाया जा रहा है सारी जमातों में, चूंकि बहुत सारी 11 जमातों का इत्तेहाद है पीडीएम, उसके अंदर मामला यह है कि सारी जमातों की जो है नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। जिनकी पार्लियामेंट के अंदर है जाहिर है उनका पलड़ा भारी है, वो जो फैसला करते हैं उनको बाकी जो छोटी जमातें हैं उनको मानना पड़ता है। लेकिन इसमें यह बात भी गौर तलब है कि पीडीएम जो है वो इत्तेहाद तो कायम है, लेकिन मैंने पहले भी पिछले सेगमेंट में भी ये बात की, अभी भी फिर जिस तरह फारूकी साहब ने भी रिपीट किया मुझे कि उनका मंशूर अलग अलग है। हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना दे, चूंकि उसके पास खोने को सिंध हुकूमत है, उसका स्टेक बड़ा है। अगर वो स्टेज पे एक इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ना चाह रही हैं या उसको किसी तरह खत्म करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है कि वो अहदाफ हासिल ना किए जा सके जिसका पीपल्स पार्टी ने सोच रखा है या उनके दिमाग में इन बैक ऑफ माइंड उनके चल रहा है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज है कि पंजाब के अंदर हो सकता है अगर वो सारे इस्तीफे दे देते हैं तो वो अगर गवर्नमेंट जो है या उनके जो दोस्त हैं हुकूमत के वो फिर सारा कुछ ठीक कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे। मामला है रईस साहब ट्रस्ट डेफिसिट का। अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं, अब फैसला ये होना है, असल में फैसला तो हो चुका कि पहले इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है वो डेफिनेटली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि जिसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो पास होगा। उसकी वजह यह है कि सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट बैलेट होगा या शो ऑफ हैंड से करा लें या सीक्रेट बैलेट से करा लें, दोनों में हुकूमत जो है वो जाहिर है बहुत कुछ काम करेगी। हुकूमत के जो लाने वाले हैं, हुकूमत के जो दोस्त हैं, मेरे आपके दोस्त भी हैं, उनका भी थोड़ी ख्वाहिश होगी कि जी हुकूमत चलती रहे इसी तरह, ताकि हम इस तरह काम अपना चलाते रहें। लेकिन बात यह है साहब कि अगर बेनामी नंबरों वाली पार्टी साहब, बेनामी नंबरों वाली कॉलें भी तो आया करती है ना ऐसे मौके के ऊपर, जिस तरह पिछली दफा आती नहीं है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। रही साहब वो तो देखें, वो तो हमेशा से ही आती हैं, वो सबको ही आती हैं। आप देख लेना कि ऑपोजिशन के रहनुमाओं का हाल है क्या। कौन सा ऑपोजिशन रहनुमा बाहर है, मुझे ये बता दीजिए कि जो बोल सकता है या खुल्लम खुल्ला हुकूमत के खिलाफ बात कर सकता है, कोई भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जरा थोड़े से पल पुर्जे उन्होंने निकाले अपने पर पुर्जे, तो उनको पकड़ के उन्होंने बंद कर दिया, अब वो भी बिल्कुल खामोश हैं। शहबाज शरीफ साहब को देख लें, कितना अरसा हो गया, उनको पकड़ लिया। केस की जो मेरिट डीमेरिट्स है वो बात की बात है, हमजा शहबाज 14 माह से बंद है। मुझे सिर्फ ये बात ये है रही साहब कि उन्होंने पीडीएम वालों ने फैसला ये करना है कि आया हम लॉन्ग मार्च पहले करेंगे या हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है तरीके अदम एतमाद पहले लाएंगे। इस्तीफों का ऑप्शन मेरी इतलात के मुताबिक मेरे जराए यही दावा कर रहे थे कि जी इस्तीफों का ऑप्शन है बिल्कुल आखिरी, कि अगर ये दोनों में से सारी जमातें किसी एक पर मुत्तफिक हो जाती हैं तो हम सारा सबसे पहले वो काम करेंगे, इन दोनों में से एक के तरीके अदम एतमाद आए या लॉन्ग मार्च करें। लॉन्ग मार्च के अंदर यह है कि अब मौसम थोड़ा सा साजगार हो गया है। मैं सियासी मौसम की बात नहीं कर रहा, मैं कुदरती मौसम की बात कर रहा हूं, क्योंकि सर्दी कम हो रही है, शिद्दत कम हो रही है। आज थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ, फिर बारिश हुई, लेकिन ये आने वाले दिनों में जो कुदरती मौसम है वो गर्मी की तरफ जाएगा, तो उसमें रात गुजारना बाहर जो है खुले में आसमान के नीचे आसान हो जाता है। मौलाना फजल साहब ने पहले भी ये काम कर चुके हैं। अब सिर्फ मामला ये तय होना है कि जो तरीके अदम एतमाद जो है वो पहले लाई जाए या लॉन्ग मार्च पहले किया जाए। अगर अदम एतमाद पे होगा वो डेफिनेटली उसमें डाउट्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो कामयाब होगी नहीं होगी। मेरे ख्याल में शायद वो थोड़ा सा थिन मार्जिन उनके पास है, वो नहीं होने देंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च के ऊपर तो कोई कदगन नहीं है। लॉन्ग मार्च के ऊपर तो मौलाना साहब ने भी बंदे लाने हैं, नून लीग के भी कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे। हमारा मसला यह है कि रईस साहब हमारी सियासी जो पोलराइजेशन है ना वो इस कदर ज्यादा हो गई है कि हमारे आपस में एतमाद नहीं है। मंशूर जरूर अलग है, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं करती, पीपल्स पार्टी नून लीग पे नहीं करती, दोनों मिलकर मौलाना साहब पे नहीं करते। मौलाना साहब की जमात बाकी जो जमातें हैं उनके साथ नहीं बैठने को तैयार है कुछ कई बातों पे। हर बंदे की वहां पे अपनी अपनी एक एक मस्जिद डेढ़ मस्जिद की ईंट है। अब उन ईंटों को किस तरह उन्होंने लगाना है कि वो मस्जिद पूरी एक गुंबद बन जाए और गुंबद के ऊपर से जब नारा हक बुलंद किया जाए या अजान पढ़ी जाए तो वो कम से कम जो पैगाम देना चाह रहे हैं कि लोगों को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, जिसको मैं ये बात उस सेंस में कर रहा हूं, मजहब की नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कि इस सियासी लिहाज से कि क्या उस गुंबद से जब अजान दें कि जनाब आप हमारे साथ चलें या इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की तरफ जानिब चलें तो फिर लोग निकल आए। मामला सिर्फ यही है कि फैसला ये होना बाकी है कि कौन सा काम पहले करना है
कौन सा काम दूसरे नंबर पे, कौन सा काम तीसरे नंबर पे। और तमाम सियासी जमातें जो 11 की 11 अलायंस में हैं, उन सब की कोशिश ये है कि जो भी हम स्टेप करें, अब हम फाइनल स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं, तो हम पिछले से बेहतर कर दें। हमारा प्रेशर जो है, उसका जो प्रेशर का जो एक पैमाना है, वो जरा हुकूमत पे बढ़ाया जाए। तो इन तीनों स्टेप्स के अंदर हुकूमत पे प्रेशर डेफिनेटली आएगा। हो सकता है कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रेशर बहरहाल आएगा। कश्मीर का मौजू जो कल है यौम ये कश्मीर, वो रह गया। 551 दिन हो चुके हैं कश्मीरियों के ऊपर जिंदगी का अरसा हयात तंग किए हुए। और ये देख लें हमारी तरजीहात क्या है। आज हमने पाकिस्तान की सियासत डिस्कस की और कश्मीर का मौजू डिस्कस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा। अहले पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के साथ हमेशा से, और पाकिस्तानी इदारों के साथ भी हमेशा से ये होता रहा है कि जब कश्मीर की बारी आती है तो वक्त खत्म हो जाता है। कल पूरा प्रोग्राम इस पे करेंगे जी। बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब, अरसलान भट्टी साहब और मुमताज भट्टी साहब, तीनों साहब का। आज के प्रोग्राम में इतना ही। सेहत के मामला जो हैं वो घर से निकलने की इजाजत नहीं दे रहे, तो कुछ इसी तरह आपकी मेजबानी करने का आइंदा कम से कम 4 से 5 माह इरादा भी है और मजबूरी भी है। उम्मीद है आप इससे सरफे नजर फरमाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।